नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम न्यूज मित्रों को ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको अमेरिका में हुए 9/11 हमले की याद आ जाएगी। लेकिन अब ये अटैक पुतिन के रूस पर हुआ है और जो ड्रोन 38 मंजिला इमारत से आकर टकराया उसे उड़ाने का ऑर्डर यूक्रेन से मिला था। फिर आपको योगी के बटेंगे कटेंगे वाले बयान पर सत्ता का क्लेश दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने आज बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस पर कैसे ओवैसी और अखिलेश ने सवाल उठाए हैं, ये देखिएगा। इसके बाद बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को मिली उस चेतावनी की बात जिसमें जुबान पर लगाम लगाने वाली नसीहत है। कंगना ने किसान आंदोलन पर रेप और मर्डर वाला एक बयान दिया था जिस पर बड़ा बवाल हो रहा था। अब बीजेपी ने कंगना से क्या कहा है वो देखिएगा। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी पर आज सरकारी स्कूल खुले, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और ये सब कुछ सरकारी खर्च पर हुआ। इस खबर पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता का क्लेश छिड़ गया है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक और बड़ा बयान दिया है। फिर सत्ता में आपको जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का लिस्ट वाला ट्विस्ट दिखाएंगे। क्यों 3 घंटे के अंदर बीजेपी में 3 लिस्ट जारी हुई, एक लिस्ट वापस ले गई, 44 नाम घटाकर 16 कर दिए गए। इन सारे सवालों पर हमने एक राजनीतिक कुंजी तैयार की है। आज सत्ता में हम आपको ओम पर्वत वाला रहस्य भी दिखाएंगे। पिथौरागढ़ से 170 किलोमीटर दूर स्थित ओम पर्वत से ओम गायब हो गया है। इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे चिंताजनक संकेत हैं। इसके अलावा आज ओम पर्वत वाली आध्यात्मिक कुंजी भी आपके सामने खोलेंगे। और एक बड़ी खबर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ी है, जहां 5 नए जिले बनाने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। इन जिलों के नाम हैं जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। इसी के साथ अब लद्दाख में 7 जिले हो जाएंगे। सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं रूस पर यूक्रेन के उस ड्रोन प्रहार की जिसने करीब 23 वर्ष पहले हुए ऐसे ही हमले की याद दिला दी, जिससे खुद को सुपर पावर और सुपर सुरक्षित मानने वाला अमेरिका हिल गया था, जो अमेरिका के इतिहास में अब तक हुए बड़े और विध्वंसक हमलों में गिना जाता है। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आज 11 सितंबर नहीं है, फिर भी अमेरिका पर हुए 9/11 हमले का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम आपको 2 तस्वीरों से देते हैं, जिसको देखने के बाद आप भी एक बार जरूर कहेंगे कि ये वाकई हमला हूबहू अमेरिका पर हुए 9/11 अटैक जैसा ही है। दोनों तस्वीरों को आप गौर से देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका की है, जब आज से ठीक 22 वर्ष 11 महीने 15 दिन पहले 11 सितंबर 2001 को 2 अमेरिकी यात्री विमानों से न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 गगनचुंबी इमारतों पर अटैक किया गया था। अमेरिका में उस दिन 4 यात्री विमानों को आत्मघाती हमलावरों ने हाईजैक किया था। इसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की इमारतों पर हमले के तौर पर किया था। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे मनहूस मंगलवार था। आज रूस के लिए सबसे विध्वंसक सोमवार रहा। वैसे तो पिछले 2.5 वर्षों से रूस और यूक्रेन में बम, मिसाइल, टैंक और ड्रोन वाली बारूदी लड़ाई चल रही है, लेकिन रूस के सारातोव शहर में जो हुआ उसे आप यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ी चुनौती कह सकते हैं। 38 मंजिला इमारत पर ड्रोन से अटैक किया गया। रूस की जिस इमारत को यूक्रेन ने टारगेट किया वो सारातोव शहर की सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत का नाम है वोल्गा स्काई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये 38 मंजिला इमारत है। ड्रोन हमले से रिहायशी इमारत को भारी नुकसान हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि सारातोव में ड्रोन हमले को रोकने में रूसी डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया। ये रूस की सुरक्षा व्यवस्था की कितनी बड़ी नाकामी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रूस के बॉर्डर से करीब 900 किलोमीटर अंदर ड्रोन से इस रिहायशी इमारत को तहस नहस कर दिया गया। ड्रोन अटैक से इमारत के 3 फ्लोर को भारी नुकसान पहुंचा है। इमारत की कार पार्किंग में भी ड्रोन का मलबा गिरा। हालांकि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह ये इमारत तो नहीं गिरी, लेकिन 5 से 6 फ्लोर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक महिला बुरी तरह से जख्मी भी हुई है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये सोचकर सुकून की सांस जरूर ले रहे होंगे कि यह अटैक 9/11 जैसा जरूर था, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ। आपको अमेरिका पर हुए ऐसे ही हमले का करीब 23 वर्ष पुराना वीडियो भी दिखाते हैं। 4 विमानों से अमेरिका पर अटैक वाली वो वीडियो फाइल आज खोलते हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 3000 लोगों की मौत हुई थी। 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
आपको बता दें कि पहला विमान अमेरिका के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 8:46 में उत्तरी टावर से टकराया, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से जाकर टकराया। इसके बाद दोनों इमारतों में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे और शहर धुएं के गुबार से भर गया था। कुछ देर के अंदर 110 मंजिल की इमारत पूरी तरह से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। इसकी थोड़ी देर बाद 9:37 पर तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया था, जबकि चौथे विमान से 10:03 पर हमला किया गया था। अब 9/11 जैसे हमले के बाद रूस यूक्रेन जंग और भी विस्फोटक हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर नए सिरे से हमले करने का आदेश दिया है, जिसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में बम बरसाए। यूक्रेन के कीव, खार्किव, विनित्सिया, क्रिविरी, ज़ैपोरिज़िया, ओडेसा, डेनिप्रो और दूसरे शहरों को टारगेट किया गया है। रूस मिसाइल, बॉम्बर और आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन को न सिर्फ जोरदार जवाब दे रहा है, बल्कि शहर शहर रूस की सेना अटैक कर रही है। खार्किव के मेयर ने भी इसकी पुष्टि की है। रूस की ओर से रूसी बॉम्बर, एयरक्राफ्ट और सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया है। रूस के हमलों के बाद अब यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे यूक्रेन में वॉर सायरन गूंज रहे हैं। कीव समेत यूक्रेन के 19 शहरों में सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को शेल्टर्स और बंकर्स में रहने के निर्देश दिए गए हैं। रूसी हमले से कीव में ज्यादा दहशत है। लोग शेल्टर्स में छिपे हुए हैं। कीव के अंडरग्राउंड सबवे और मेट्रो स्टेशंस में बड़ी संख्या में लोग छिपे हैं। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच TV9 भारतवर्ष वॉर जोन में मौजूद है। TV9 संवाददाता विपिन चौबे यूक्रेन के खार्किव में पहुंचे, जहां एक साथ कई इलाकों में रूसी मिसाइल के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। खार्किव के कई मिसाइल लॉन्च पैड्स रूसी हमले में तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के बंकर से आपको TV9 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि इस वक्त यूक्रेन में कितनी दहशत है। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! बिना वक्त जाए के जल्दी से हम उस सेवेरोडोनेट्स्क ब्रिज पर लाकर दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त किसी की भी मौजूदगी नहीं है। यहां सिर्फ सेना को आने की इजाजत है या फिर TV9 भारतवर्ष इस वक्त वहां पहुंचा। टूटा हुआ ब्रिज आपको नजर आएगा सामने। सेवेरोडोनेट्स्क का वो इलाका, वो ब्रिज जिसने यूक्रेन को बचा दिया। इस ब्रिज को तोड़ने से जो रशियन फोर्सेस, सामने का इलाका रशिया का है, यहां से कुछ किलोमीटर की मौजूदगी और ये आखिरी गांव है यूक्रेन का। इसके बाद रशिया की टेरिटरी शुरू हो जाती है। फरवरी 2022 में जब पहला हमला हुआ खार्किव में, क्योंकि जो बॉर्डर के इलाके डोनेट्स्क हो, खार्किव हो, मारिउपोल हो, लुहांस्क हो, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर रशियन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस इलाके को खाली कराया गया और इस ब्रिज को तोड़ते हुए रशियन फोर्स जो टैंक्स, आर्म्स, एम्युनिशंस के साथ यहां पर आ रही थी, उसको रोक दिया गया। ये पूरा इलाका कहा जाता है कि लैंडमाइन से पूरा फुल ऑन था और अब वो ब्रिज की तस्वीर देखिए जिसको तोड़कर यूक्रेन को बचाया गया। उस ब्रिज के निचले इलाके में है, यहीं पर माइंस को लगाया गया और ब्रिज को उड़ा दिया गया। सबसे पहले पेड़ों के अंदर इस तरह की चौकियों को बनाया जाता है और इन चौकियों को कैसे जालियों से ढका गया है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, अब इस तरह की जालियां लगाई गई है कि ऊपर से अगर ड्रोन से ये चौकी, ये बूथ, ये इलाका, ये बंकर अगर आइडेंटिफाइड भी कर लिया गया तो फिर
यहां पर बॉम्ब ना गिर सके और उस बम को इस तरह की जालियां लगाई गई हैं जो जालियां इसको रोक लेती हैं। एक बंकर में जाने का रास्ता दिखा रहा हूं, कैसे नाले बनाए गए हैं और इन्हीं नालों में छिपते छिपाते इस तरह से दुश्मन से बचते हुए कैसे फोर्सेस देखिए अपने बंकर में दाखिल होती हैं। ये बंकर में जाने का रास्ता। ये अब अंदर बंकर की तस्वीर है। अगर मैं अंदर जाकर छिप जाऊं तो दिन के उजाले में भी मेरे कैमरे की अगर लाइट ना जले तो आप जज नहीं कर सकते हैं कि अंदर कोई हो सकता है। जैसे ही दुश्मन की आहट मिलती है इसी तरह के बंकरों से फौजें निकलती है बाहर की तरफ और उसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट, क्योंकि अंदर अब जगह नहीं। सत्ता में अब शुद्ध चुनावी खबर, जिसमें आज नारेबाजी और हंगामे की मात्रा काफी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि उम्मीदवारों के नामों की एक पूरी की पूरी लिस्ट वापस लेनी पड़ी। पार्टी के राज्य अध्यक्ष कमरे में बंद हो गए और कार्यकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग कर ली ताकि बात ज्यादा ना बढ़े और माहौल को काबू में रखा जाए। ये पूरी कहानी जम्मू कश्मीर बीजेपी की है। राज्य में अगले महीने चुनाव है और आज बीजेपी ने 3 लिस्ट जारी की और इनमें से एक लिस्ट वापस भी ले ली। पहली लिस्ट सुबह 10 बजे जारी की गई। इसमें 44 उम्मीदवारों के नाम थे। थोड़ी देर के बाद इस लिस्ट को वापस ले लिया गया। दूसरी लिस्ट करीब 12 बजे जारी की गई। इसमें 15 उम्मीदवारों के नाम थे। तीसरी लिस्ट करीब 1 बजे जारी की गई, जिसमें सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम था। वो अब तक कायम है। बीजेपी में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक पूरी की पूरी लिस्ट वापस ले ली गई और फिर थोड़ी देर में कुछ नामों के साथ नई लिस्ट जारी की गई। लेकिन आज ये हुआ और जब ये हो गया तो उसके बाद से जम्मू बीजेपी के दफ्तर के बाहर और अंदर सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी और हंगामा है। दरअसल सुबह जैसे ही बीजेपी ने 44 नामों वाली पहली लिस्ट जारी की, उसमें कई बड़े नेताओं के नाम नहीं थे, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए और इसके तुरंत बाद जम्मू बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना अपने केबिन में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत पर्सनल बात करूंगा और मैंने पहले भी सभी कार्यकर्ताओं से बात की है। मैं सबका सम्मान करता हूं। एक एक करके सभी कार्यकर्ता मेरे पास आइए। इसको भेजो। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने पहले 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, उसे घंटे भर के अंदर खारिज क्यों कर दिया गया? बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि ये महज एक कर्मचारी की गलती थी, जिसके संज्ञान में आते ही लिस्ट को वापस ले लिया गया। हालांकि बाद में बीजेपी ने जो 15 उम्मीदवारों की संशोधित पहली सूची जारी की, उसमें वही चेहरे शामिल थे जिनको पहली लिस्ट में जारी किया गया था। उसके बाद एक और नाम का ऐलान हुआ। जम्मू कश्मीर के पहले फेज में 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। बीजेपी ने उन 24 में से 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि रविवार की रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम तय किए गए थे। उस समय यह तय हुआ था कि सोमवार को सुबह 10 बजे के करीब पहले फेज में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। पार्टी ने यह रणनीति बनाई थी कि चुनावों के फेज के अनुसार उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। लेकिन पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के बीच कम्युनिकेशन गैप की वजह से तीनों फेज के 44 उम्मीदवारों की सूची एक साथ ही जारी हो गई। इसके पीछे पार्टी नेताओं की सोच यह है कि फेज के हिसाब से उम्मीदवारों की घोषणा से विरोधी दलों के खिलाफ रणनीतिक फैसला लेना आसान रहेगा। किसी का नाम काटने की स्थिति में पार्टी का नाराज उम्मीदवार नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेगा और नाराज उम्मीदवार के दूसरी पार्टी में जाने की आशंका भी कम रहेगी। लेकिन एक साथ 44 नामों के आने से यह प्लान गड़बड़ा गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है। 15 नाम जो है वो पार्टी ने घोषित किए, लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर बगावती शुरू जो है वो अब शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे पार्टी ऑफिस के बाहर जो हंगामा है वो साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से
एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 25 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन इन्होंने जो लिस्ट निकाली है एससी मोर्चा को इन्होंने इग्नोर किया है। लेकिन जो लोग ज्वाइन करा के उनको टिकटें दी गई हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के शोकोल जी से बात हुई है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जो आपके साथ जायती हुई है हम उसका विरोध करेंगे। हमारी डिमांड है कि उम्मीद खुजूर है जो हमारे ग्राउंड लेवल वर्कर हैं, जो लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए हैं, उनको मैंडेट मिलना चाहिए। अब बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना उन कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो पार्टी से नाराज थे। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से मुलाकात कर रहा हूं और सबके मन में जिसके मन में जो शंका है उसका समाधान मैं करूंगा। एक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पोलिंग बूथ का जो कार्यकर्ता है, इनकी सुनी जाएगी और कार्यकर्ताओं के हित में फैसला होगा। बात हाईकमान तक पहुंची तो लिस्ट को वापस लिया गया, लेकिन तब तक मामला हाथ से निकल चुका था और नाराजगी कार्यकर्ताओं के सिर चढ़ चुकी थी। 44 सीटों के उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई थी उसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का नाम नहीं था, पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का नाम भी नहीं था, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम भी टिकट सूची में नहीं था, वरिष्ठ बीजेपी नेता शरद शर्मा का नाम नहीं था, जम्मू कश्मीर कैबिनेट के पूर्व मंत्री पवन खजूरिया और पूर्व मंत्री सुबोध गुप्ता का नाम भी सूची में नहीं था। यही नहीं, 44 उम्मीदवारों की सूची से राज्य के जाट भी नाखुश हो सकते थे। वापस ली गई लिस्ट में जाट कम्युनिटी से 3 दावेदार थे, तीनों का टिकट काटा गया था। आधे दर्जन सीटों पर जाट समुदाय का वोट निर्णायक होता है। वापस लिए गए 44 उम्मीदवारों की सूची में 14 मुस्लिम प्रत्याशियों के नाम थे। 44 में से 8 प्रत्याशी बाहरी थे जो दूसरी पार्टियों से आए थे और 44 में से सिर्फ 1 महिला उम्मीदवार और 2 कश्मीरी पंडितों का नाम था। बीजेपी में लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में गुस्सा है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीटों का बंटवारा लगभग हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण के 24 सीटों में 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि 17 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। इस समझौते तक पहुंचने के लिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के घर पर कांग्रेस नेताओं की 2 राउंड की बैठक हुई। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद इस बातचीत की अगुवाई कर रहे थे और अब पहले चरण के लिए समझौता हो गया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की लिस्ट वाले रहस्य के बाद अब एक और रहस्य की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे चिंताजनक संकेत भी हैं। ये खबर समुद्र तल से करीब 20,000 फीट ऊंचे उस ओम पर्वत से आई है, जहां हर वर्ष बर्फ में ओम की आकृति बन जाती थी। इसीलिए ये पर्वत आस्था का एक बड़ा केंद्र भी बन चुका था। लेकिन इस बार इस ओम पर्वत पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। हाल ही में उर्मिला सनवाल नाम की एक महिला ओम पर्वत के दर्शन के लिए गई थी, लेकिन जब उन्होंने इस पर्वत को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अमूमन जिस मौसम में ओम पर्वत पर प्राकृतिक रूप से बना ओम नजर आता था, इस बार वो नहीं दिखा, यानी ओम गायब हो गया। इस घटना को समझाने के लिए हम ओम पर्वत की 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तब की है जब पर्वत पर ओम की आकृति दिखती थी, लेकिन दूसरी तस्वीर में देखिए बर्फ से बना ओम नजर नहीं आ रहा है और सिर्फ काले पहाड़ दिख रहे हैं। इसीलिए जब ये ओम पर्वत लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों है? इस पर वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के कुछ मत हैं। जैसे मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी वजह वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी है। इसीलिए अब ऊंचे हिमालय के क्षेत्र की बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगी है। हाल के वर्षों में सर्दी के मौसम में कम बर्फबारी भी इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, साथ ही यहाँ पर्यटन काफी बढ़ रहा है। टूरिज्म बढ़ने के कारण सड़कें बनाई जा रही हैं, कई दूसरे स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिससे हिमालय रीजन के वातावरण पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जिस ओम पर्वत के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, वो हमेशा एक बड़े रहस्य की वजह रहा है। लोगों को यह चमत्कार आश्चर्य में डालता रहा है कि आखिर कैसे
हर साल इस पर्वत पर बर्फ से अपने आप ओम की आकृति बन जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में इस ओम पर्वत का अपना एक महत्व भी रहा है। ये ओम पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से करीब 170 किलोमीटर दूर नाभी डांग में स्थित है। धारचूला तहसील की व्यास घाटी में इस पर्वत की ऊंचाई करीब 5,900 मीटर है और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर मौजूद नाभी डांग से भी इस ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। खास बात यह है कि जब इस पर्वत पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो ओम शब्द अलग ही चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार ऐसा ना होने पर लोग काफी परेशान हैं। इस ओम पर्वत को लेकर क्या मान्यताएं हैं, इसके बारे में भी आइए आपको बताते हैं। इस ओम पर्वत को हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यह पर्वत शिव शक्ति के आशीर्वाद से व्याप्त जगह पर है। दावा किया जाता है कि दुनिया में प्राकृतिक तौर पर बनने वाले 8 ओम हैं, लेकिन सिर्फ नाभी डांग से ही पर्वत पर ओम का निशान दिखाई देता है। यह भी कहा जाता है कि स्कंद पुराण के मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को कैलाश मानसरोवर यात्रा जितना ही महत्व दिया गया है। लेकिन इस बार यहां से ओम का गायब होना चर्चा का विषय बन गया है। अचानक से कुमायूं क्षेत्र में भी लोगों की, तीर्थयात्रियों की, टूरिस्ट की बाढ़ सी आ गई। जब आदमी बहुत वहां जाएंगे, व्हीकल्स उस तरफ को ज्यादा जाएंगी तो पर्यावरण का तापक्रम भी बढ़ेगा और बर्फ को पिघलाने में सिर्फ तापक्रम ही नहीं, अगर ध्वनि की जो आवाज की तरंगें हैं, अगर वो भी उनकी मात्रा बढ़ जाए तो वो भी बर्फ को पिघलाने में, बर्फ से टकरा करके उसको पिघलाती हैं। सत्ता में अब बात करते हैं बीजेपी सांसद कंगना रनौत के उस बयान की जिस पर विपक्ष हमलावर है और बीजेपी हाईकमान भी सख्त है। आपको जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर कंगना रनौत ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया विपक्ष को और बीजेपी को इस बयान से किनारा करना पड़ा। दरअसल एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। आप कंगना का ये पूरा बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने इस बयान से किनारा भी किया और कंगना की क्लास भी लगा दी, वो भी बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके। कंगना रनौत के इस विवादित बयान के बाद विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। विपक्ष के कई नेता बीजेपी पर सवाल उठाने लगे। इसके बाद बीजेपी ने कंगना के लिए नसीहत वाली प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें लिखा है, पार्टी कंगना के बयान से असहमत है, उन्हें पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं है, वो पार्टी की तरफ से बयान देने के लिए अधिकृत भी नहीं है। बीजेपी ने कंगना को भी हिदायत दी है कि वो इस मुद्दे पर आगे कोई बयान न दें। पार्टी स्टेटमेंट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलने की बात कही गई है। हालांकि बीजेपी की हिदायत के बाद भी विपक्ष के सियासी हमले कम नहीं हुए हैं। अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं। बीजेपी को माफी ही नहीं मांगनी चाहिए, कंगना रनौत को बीजेपी से निष्कासित करना चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, इस देश के किसानों के बाद शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को और भारतीय जनता पार्टी। अब एक और ऐसा बयान जिस पर विस्फोटक राजनीति हो रही है। ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ ने आगरा में लोगों को बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। एक बार सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे,
सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये बयान काफी तेजी से वायरल हुआ है, जिसके बाद विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया में आग ही आग है। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, लेकिन पीएम की तरह बोल रहे हैं, जबकि ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रख रहे हैं। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम और आसाम के सीएम में एक होड़ लगी हुई है आपस में। कौन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत फैलाने का ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है। बुलडोजर का बेजा इस्तेमाल न्याय के पर्यायवाची के रूप में जो व्यक्ति करे, उसे ये सब बोलने का तो कोई हक ही नहीं है। योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई हिंदुओं को एक रहने की आवश्यकता है। जब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब भी सावधान रहने की आवश्यकता है। बांग्लादेश की स्थिति कोई कमतर नहीं है, दुनिया देख रही है, लेकिन कोई हिंदू के लिए नहीं बोल रहा। यूपी में माहौल विधानसभा उपचुनाव का है। ऐसे में विपक्ष ने योगी के बयान को हिंदू मुस्लिम राजनीति वाले नैरेटिव से जोड़ दिया है। जाहिर है ये बात दूर तक जाएगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या बंटने और कटने वाला बयान लोगों को उकसाने और विभाजित करने वाला नहीं है, और क्या ये शैली एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है। वैसे राजनीति में किसी नेता की शैली समय के अनुसार तय होती है। अब उपचुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आएगी, ऐसे बयानों की तपिश और बढ़ेगी। सत्ता में अब उस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात जो पिछले 72 घंटे से सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसे समझने के लिए लोग अखबार के पन्नों से लेकर सोशल मीडिया के ट्रेंड और बहुत से एक्सपर्ट्स के वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन उन्हें सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। इसलिए सत्ता में हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और उस पर हो रही राजनीति पर एक छोटी लेकिन शंकाएं दूर करने वाली कुंजी तैयार की है। पहले इस खबर पर हो रही लेटेस्ट राजनीति को समझते हैं। शनिवार को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया था, जिसे महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य कर्मचारियों के लिए लागू करने का ऐलान कर चुकी। महाराष्ट्र के अलावा अभी और किसी राज्य ने इसे लागू करने का ऐलान नहीं किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के बयान में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज किया और ये कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यू बीजेपी का यू टर्न है, जो इस सरकार में लगातार दिख रहा है। प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरपर्सन प्रवीण चक्रवर्ती ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को विवेकपूर्ण और स्वागत योग्य कहा, जबकि आज राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस के तंज और हमले के जवाब दिए हैं और ये पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर चुनाव जीतने वाली कांग्रेस अब तक इसे लागू क्यों नहीं कर पाई है। तस्वीर बिल्कुल हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने साफ कर दी है। उनका कहना है कि यूपीएस में जो यू है वो यू टर्न है, वो नहीं है जो लोग डिमांड कर रहे थे, वो नहीं है जो ओपीएस में मिलता है। हमने अभी इनको यू टर्न कराया है। अभी देखिए हम आगे इनसे और क्या कराते हैं। न्यू पेंशन स्कीम ये भी लागू रहेगी और यूपीएस भी लागू रहेगी। जिसको यूपीएस में ज्यादा फायदा दिखता है वो यूपीएस को अपना ले। मुझे लगता है बहुत ही कर्मचारियों के हित में लिया गया ये यूपीएस का फैसला। कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है, आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। देखिए ये जो यूपीएस है ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर और खराब है। आप कर्मचारी का ही पैसा अपने पास रखकर
ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप पेंशन दे रहे हैं। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम पिछले कुछ वक्त से देश में एक बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसे लागू कर दिया था, जबकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया था, जो अब तक लागू नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आज तीनों पेंशन स्कीम का रिवीजन करने की जरूरत है। इसीलिए हमने इस पर सत्ता की सवाल और जवाब वाली एक कुंजी तैयार की है। पहला सवाल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है और ये कब से लागू होगी? केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिले, इसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। दूसरा सवाल लोगों के मन में यह है कि क्या यूपीएस राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी है? नहीं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका ऐलान किया है। राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है। तीसरा सवाल यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एरियर का पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि साल 2024-25 के लिए सरकार को 6,250 करोड़ रुपए देने होंगे और ये लगातार बढ़ता जाएगा। चौथा बड़ा सवाल यह है आपके मन में कि क्या यूपीएस लेना अनिवार्य है? नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के पास यूपीएस और एनपीएस दोनों का विकल्प होगा। वो जिसे चाहें चुन सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस से कितनी अलग है, ये भी एक अहम सवाल है। ओल्ड पेंशन स्कीम की पहली बात यह है कि इसमें वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में सैलरी से 10% हिस्सा काटा जाता है। यूपीएस में भी सैलरी से 10% हिस्सा काटा जाएगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद जो भी आखिरी वेतन होता था, उसका 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता था, लेकिन एनपीएस में पेंशन की रकम तय नहीं होती है। यूपीएस में आखिरी 12 महीने के बेसिक के एवरेज का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। ओपीएस में जो पेंशन मिलती थी वो सरकारी खजाने से दी जाती थी, जबकि एनपीएस में पेंशन का हिस्सा शेयर बाजार पर निर्भर करता है। यूपीएस में पेंशन सरकारी खजाने से ही मिलेगी, खर्च सरकार उठाएगी। ओपीएस में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी मिलती थी, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में जीपीएफ की कोई सुविधा नहीं है। यूपीएस में जीपीएफ की जगह एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दी जाएगी। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत दी जाएगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जबकि यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। तो सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी ये न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।